हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो अब हम लोग अपनी न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग का, आप लोगों को पता ही है, इंडिया 16 हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत मस्त टॉपिक था। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने उसके कर लिए हुए हैं। तो एक बार आ जाओ, हम लोगों ने कौन कौन से इंडियाज पढ़ ली है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो मालूम है आपको बच्चों, ये एक अलग दर्द है। चल रही है रिकॉर्डिंग? तो आपको आवाज आ रही है ना यार? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है सर। एवरीथिंग ओके। हम्म। हम्म। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। सर, ये तो गाना सुने ला लगता है कहीं। हाँ बच्चों, सुने ला लगता है। होली आ रही है, होली कब है? होली कब है? कब है होली? नाचत गावत डमरू बाजे। हम लोगों ने 40 पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? 23 पढ़ा है। हम लोगों ने 2 पढ़ा है। हम लोगों ने 41 पढ़ा है। हम लोगों ने 37 पढ़ लिया है। 10 पढ़ लिया है। 8 पढ़ लिया है। पढ़ा है ना? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ सर, ये सब पढ़ लिया। हाँ, 16 पढ़ लिया है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने इतने टॉपिक पढ़े हुए हैं। हम्म। 37 पढ़ लिया है, 8 पढ़ लिया है, 10 पढ़ लिया है, 16 पढ़ लिया है, 2 पढ़ लिया है। ठीक है। हाँ, तो इंडिया एप्लीकेबिलिटी पढ़ा है, 40 पढ़ा है, 23 पढ़ लिया, 2 कोई छूट रहा है शायद अपना। सर, आपने 40 पढ़ाया, 23 पढ़ाया, 41 पढ़ाया, 2 पढ़ाया, 37 पढ़ाया था। तो हम लोग कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं बच्चों? हम लोगों ने पढ़ लिए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी अपना 10वां टॉपिक है, कौन सा? 36। ठीक है बच्चों, इंडियाज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। आपने अगर, आपका अगर वो होगा ना पहले, वो पहले क्या दोनों ग्रुप में था ही। इस ये एस 26 आपका था, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स आपका उसमें भी था, इंटर में। लेकिन हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि हम लोग पूरा नए सिरे से पढ़ रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो चलो आ जाओ, शुरू करें क्लास को अपने। इंडिया 36। थोड़ा तबीयत डाउन है, आवाज धीमी है, गला भारी है, लेकिन फिर भी काम है, करना है। एक बार फिर से देख लो शूट हो रहा है कि नहीं क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। सब ठीक है? मैं दिख रहा हूँ? आवाज आ रही है आपको? चलो, अच्छी बात है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलो आ जाओ, इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो तुम्हें मालूम है, मैं पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि बच्चों आप ये सोचो कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक की जरूरत ही क्यों है, वाई। इफ योर वॉइस क्लियर, देन अंडरस्टैंडिंग कमाल की होगी आपकी। तो सर, इंडिया 36 क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ये क्यों होता है? क्या होता है? छोड़िए सर, ये क्यों क्यों ये नया टॉपिक आया, सोचो। तो देखो, ये जो अपना इंडिया है ना 36, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। सर, आप सारे इंडियाज बोलते हैं सिंपल है, अरे है यार, सारा सिंपल है। ये तो इतना सिंपल है कि इसको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। हटाओ। सर, ऐसा ही करवा दो, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, पढ़ लो कि पूरा टॉपिक ही हटा दूं। तो इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो देखो बच्चों, ये टॉपिक हमें सीधा यही कहता है कि किसी भी असेट्स का आपको इम्पेयरमेंट करना है। असेट्स का इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, नाम ही इसका ये। सर, ये होता क्या है? जैसे देखो, कोई भी असेट्स आपके बैलेंस शीट में, जैसे मान लो आपने अपने बैलेंस शीट में कोई असेट्स जो है, आपने अपने बैलेंस शीट में असेट साइड में, अब तो ये फॉर्मेट चलता नहीं, अब तो सिंगल बस ऐसे ही चलता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर। लेकिन अभी मान लो असेट साइड में आपने कोई फर्नीचर या कोई प्लांट एंड मशीनरी रखी हुई है 10,000 रुपए की। तो क्या ये जरूरी है कि केवल इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होके ही कम हो? हर साल आप इसमें 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। हाँ, हर साल डब्ल्यूडीवी अगर मान लो है तो हर साल आप इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, सो ऑन। तो क्या केवल डेप्रिसिएशन की वजह से ही असेट्स की वैल्यू कम होती है?
सर हाँ, सर क्या बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की वजह से ही तो असेट्स की वैल्यू कम होती है। अरे केवल, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि क्या ऐसा है कि केवल डेप्रिसिएशन की वजह से चेंज होती है, कम होती है वैल्यू। सर हमें तो नहीं पता, अरे होती है। मार्केट की वजह से कभी कभी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 4G का जमाना था, 5G आ गया, ट्रेंड बदल गया। कुछ चीजों में ट्रेंड आती है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी एसेट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जितनी आप बुक्स में लेके चल रहे हैं, 1 लाख रुपए आप लेके चल रहे हैं, ये उसकी वैल्यू नहीं है। हो सकता है कोई इंडिकेशन हो, बहुत सारे इंडिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी मैंने बताया, मार्केट मैंने बताया, लीगल इन्वायरमेंट मैंने बताया, और भी सोशल पॉलिटिकल नेचर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी आपकी असेट्स की वैल्यू धड़ाक से गिर जाती है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतने स्पेसिफिक स्पेसिफिक रीजन होते हैं? नहीं, और भी छोटे मोटे रीजन होते हैं, जैसे आपकी असेट्स क्या हुई, खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, उससे भी आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपके आपके पास आपकी रॉयल एनफील्ड है, वो लड़ गई, ऐसा हो ना, सुप सुप बोलो। सर क्या ही बोल रहे हैं, अभी तो आई नहीं, लिए नहीं, और आप बोल रहे हैं लिए और लड़ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। आप समझ रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने उसको इतनी घटिया तरीके से चलाई, मैनर ऑफ यूज ऐसे कर दिया कि अब वो जो 2.5 लाख की बाइक है, अब आप उसको बेचोगे तो 50,000 मिल रही है। सर 50,000 तो ठीक अमाउंट है, अरे बच्चों, रॉयल एनफील्ड में इतना लोहा है ना कि इसको गला के भी बेचोगे तो 20-25 हजार रुपए तो मिल ही जाएगी। तो मेरा रॉयल एनफील्ड पे ना जाए, कृपया करके टॉपिक पर आए। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे असेट्स की वैल्यू हमारी कम हो जाती है, गिर जाती है। तो उस कंडीशन में आप अपने बुक्स में ज्यादा वैल्यू दिखा के नहीं चल सकते। क्यों? इससे क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट होगा। ओवर स्टेटमेंट का मतलब समझते हो, आप अपनी बुक्स में, बुक्स को आप ज्यादा दिखा रहे हो, मतलब आप अपनी वैल्यू, नेटवर्थ आप अपनी ज्यादा दिखा रहे हो। नेटवर्थ कैसे निकल रहा है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज होता है ना, नेटवर्थ। तो आप अपनी असेट्स की वैल्यू ज्यादा दिखा रहे हो, ओवर स्टेटमेंट कर रहे हो, मतलब मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो, सही रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर ऐसा है, तो ऐसा, इसका रेमेडी ये आया कि भाई एक इंडेयस डालो। इसके लिए भी एक इंडेयस होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने कहा क्या, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। ताकि हम लोग का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है, क्या कहता है सर, कि हमें प्रॉफिट की चिंता नहीं करनी है, हमें लॉसेस की चिंता करनी है। कंजर्वेटिव्स का कॉन्सेप्ट याद करो, क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो 9th में ही पढ़ने लगते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, हम इंग्लिश मीडियम के हैं, आप बोल रहे हैं हिंदी मीडियम। अरे आपको नहीं बोला महाराज, जो भी बच्चे हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी, मैं तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, हाँ पूरा हिंदी में, 9th 10th 11th 12th। आप लोग तो ये इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना। तो सर आपको कैसे समझ में आती है मल्टी, अपन लोग दोनों लैंग्वेज देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश और कभी कभी संस्कृत भी। अब ये मत बोलना कि सर उर्दू भी देख लो। सर मुस्तफा नाराज हो जा रहा है, नहीं मुस्तफा भाई, नाराज नहीं हो, थोड़ी बहुत उर्दू अपने को भी आती है, लाहौर बिला कुवत, ठीक है। तो समझ में आया ये टॉपिक क्यों आया, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, हम ये समझ गए ये एक नया झमेला किस लिए आया। ओके बच्चों, तो समझ में आया तुम्हें, वेरी गुड। एक बार और देख लूँ था रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मेरी आवाज थोड़ी हो सकता है कि आप लोग को वो लगे, लेकिन अभी यार थोड़ा सा वो है, चल रही है। बहुत बहुत ये दुख है यार, मैं क्या बताऊं, एकदम परेशान हो जाता हूँ मैं कभी कभी तो। पानी पी लेता हूँ पहले, तबीयत डाउन है बच्चों। नहीं एक बात बताओ यार, तुम लोग कमेंट में बताते क्यों नहीं हो मुझे कि सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या तुम लोगों को कोई डाउट वाउट नहीं होता, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं।
सर आप इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते। अरे तो पूछो ना, बोलो ना कि सर थोड़ा डीप पढ़ाइए, थोड़ा और अच्छे से समझाइए, सर ये टॉपिक गलत पढ़ा रहे हैं। गलत तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो टॉपिक मैं पहले ही 100 बार पढ़ चुका हूँ, तो नेवर। मतलब ऐसा ये नहीं कि वो वाली बात, लेकिन डाउट वाउट तो पूछा करो। चलो फिलहाल पूछोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, और क्या। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, ये टॉपिक हमारा क्या कहता है। सर ये टॉपिक हमारा कहता है कि ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि असेट्स आर नॉट कैरिड एट मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? सर हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट सुना था। सर ये कैरिंग अमाउंट क्या होता है, हमने वो भी नहीं सुना था। अरे मेरे भाई, मेरे बच्चों, बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे असेट्स रिकॉर्ड हुई रहती है, ये हमारी कैरिंग वैल्यू होती है। क्या होती है ये? कैरिंग वैल्यू। सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट मतलब बच्चों कि आपको इस असेट से मैक्स टू मैक्स कितना मिल सकता है बेच के। इसके बारे में अभी हम पूरा पढ़ेंगे, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, ये एकदम अच्छे से, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है इसका बच्चों, कि रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है। लेकिन अभी आप समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है कि आपकी जो कोई असेट्स है वो नॉट कैरिड एट मोर देन क्या सर? मोर देन कहाँ गया वो पेन यार, सॉरी। हाँ ये नॉट कैरिड एट मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट में आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बैलेंस शीट में लिखा है 10,000 और उसको बेचने पे मिल रहा है केवल 5,000, तो आप बैलेंस शीट में ज्यादा वैल्यू लेके चल रहे हैं। समझ में आया? ठीक है सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, हम इंडिया से पढ़ रहे हैं। इफ द एन assets carrying amount more its recoverable amount, then impairment of assets should be done। मतलब अगर ऐसा है तो इसको इम्पेयरमेंट करके इसको उसकी औकात पे लाना होगा। मतलब रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा की वैल्यू पे आप नहीं दिखा सकते। ओके सर। When an entity is required for impairment loss and shall reverse an impairment loss। मतलब ये ऑब्जेक्टिव ये पढ़ा रहा है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या क्या देखना है, कि पहला कि असेट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा बुक्स में नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आपको उसको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि कब, ऐसा कब आपको लगेगा, आपको ऐसा कब इंडिकेट करेगा कि हमें ये करना है, हमें ये इंडिया 36 यूज करना है। व्हेन, यहाँ पे क्या देख रहा है कि व्हेन एन एंटिटी, कब आपको लगेगा कि इंपेयरमेंट लॉस है। और देखो क्या बोल दिया है, शैल रिवर्स एन इंपेयरमेंट लॉस। ओ माय गॉड सर, एक टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ था कि दूसरा टॉपिक इसी में चालू हो गया। सर अभी तो पहले ये तो बताइए कि इंपेयरमेंट लॉस कैसे होता है, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब उसको बता रहा हूँ कि रिवर्सल भी हो सकता है। हाँ बच्चों, इसका रिवर्सल भी हो सकता है। सर ऐसा कैसे? कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ, सर आप ही तो बताएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, आपकी बाइक को ही पकड़ते हैं सर, रॉयल एनफील्ड, आपने इतनी वाहियात उसको चलाई कि 2.5 लाख की रॉयल एनफील्ड अब 50,000 में बिक रही है। ज्यादा चली नहीं है, 5 ही 10 ही हजार किलोमीटर आपने ऐसा रौंद के चलाया उसको कि वो एकदम ताता थैया हो गया उसका। तो जाहिर सी बात है, अब उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, तो अब तो उसकी आप अपने बुक्स में 2.5 लाख रुपए लेके 15-15% डेप्रिशिएट कर रहे हो, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इतनी हो गई। तो आपने क्या किया, आपको देखा नहीं गया, आपको आपने आओ आओ पूरा फील के साथ समझते आओ जाओ। आपको देखा नहीं गया, कहा अरे मेरी धन्नो को क्या हो गया, आपको लगा कि मेरा काला घोड़ा क्या हो गया मेरा। आ जाओ सर, सर ऐसा बुलेट बनाऊंगा ना सर, ऐसा बनाऊंगा ना कि तुमको कहोगे वाह सर, बुलेट चलाना ही छोड़ दोगे तुम। चलो, मैं तो कार बनाने लगा यार। सर जब से आप कार लिए हैं आपका कार को ज्यादा शौक है। नहीं देखो, अरे भाई साहब, बुलेट बन जा। सर ये कौन सी हैंडल, ये तो साइकिल लग रही है सर। नहीं नहीं यार, बुलेट ही है।
ये ऐसे ऐसे इंजन है उसकी, ये लंबी सी उसकी साइलेंसर है। ये उसका टंकी है। ठीक है सर, आप ये क्या बना रहे हैं सर? ये टंकी हो गई बच्चों, ये इसका हैंडल हो गया। ठीक है, ये इसकी सीट हो गई। ये आपने इधर की सीट जो हटाई हुई है, क्योंकि आपको मन है वो सिंगल सीटर चलाने का। आपने इसको जो है ऐसा चलाया कि इसके तहस नहस हो गया सर, तहस नहस हो गया सर। ओके, आपको देखा नहीं गया। आप लगे फूट फूट के रहने कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया। आप फूट फूट के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। आप कहें कि मैं नहीं देख सकता ये। आपने बोला कि मैं ऐसा नहीं देख सकता, मैं ऐसा इसको नहीं देख सकता। आप इसको लेके गए तुरंत चला के, आप इसको लेके कहाँ गए बच्चों? तुरंत आप लेके गए, हाँ, तुरंत आप लेके गए सत्तू मैकेनिक के पास। सत्तू मैकेनिक के पास बोले कि इसकी वैल्यू इंप्रूव करो, इसकी सर्विसिंग करो, इसको ठीक करो, मुझे देखा नहीं जा रहा है। आपने इसमें 20,000 रुपए लगा के, 20,000 में ठीक हो जाती है मुझे लगता है, तो 20,000 रुपए में लगा के आपने इसको फिर से इसको ऐश्वर्या बना दिया। ठीक है, मतलब फिर से इसको रॉयल एनफील्ड आपने न्यू रॉयल एनफील्ड बुला दिया। और अब जब यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे एकदम आप हंसने लगे, खुश हो गए बच्चों। अब उसकी वैल्यू अगेन अगेन 2.5 लाख हो गई। नया ना, ना ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों कि आप जितने में खरीदे हो, बाहर निकलते ही शोरूम के गाड़ी की वैल्यू आधी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मान के चलो 1 लाख रुपए हो गई। अरे यार, जो 50,000 आप वैल्यूएशन कर दिए थे, इम्पेयरमेंट लॉस कर दिए थे 50,000 के हिसाब से, अब तो वैल्यू तो बढ़ी ना, 1 लाख रुपए आ गई। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि जो आपने पहले का लॉस रिकॉग्नाइज किया है, वो लॉस अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब वैल्यू उसकी बढ़ गई है। तो मैंने आपको बताया, मैं ये सब एग्जांपल कराने का बस सिंपल सिंपल सा ही मोटिव था। एक इसका एक उसका वो है ना, एक एग्जांपल है कि कौन से कंडीशन में वैल्यू रिवर्स होती है। तो आपने कोई क्या किया, उसको रेनोवेट कराया, या उसका कोई कैपेसिटी आपने इंप्रूव कराया, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स में होता है, कुछ एक्सपेंडिचर करा देने से आपको उसकी लाइफ बढ़ जाती है। या मैनर ऑफ यूज आप चेंज कर सकते हो कि भाई अब अच्छे से चलाऊंगा तो उसकी वैल्यू हो सकता है कि इंक्रीज होगा, या तो कुछ आपने उसमें सर्विसिंग करवाया जिससे आप उसकी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव कर दो। ऐसे बहुत सारे खर्च होते हैं, तो ऐसा भी होता है। चलो आ जाओ, तो देखो आ जाओ। तो देखो 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 मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। अब डेफिनेशन क्या है कि भैया रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? सर, सर, सर कैरिंग वैल्यू तो आपने बता दिया। सर कैरिंग वैल्यू तो आपने बता दिया क्या, कि सर बुक्स में जो वैल्यू है वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। ओ माय गॉड, इसका बैटरी लग रहा है यार डाउन, चेंज कराना पड़ेगा मुझे। तो सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? सर 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 रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? अरे भाई क्या हो गया, इसको छोड़ दो मुझे। हाँ, छोड़ दिया। सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। सर ये सब आप क्या बोल दिए सर? सर अपने को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हम लोग इंटर में पढ़ के आए हैं। अरे मेरे बच्चों, आप लोग ना पढ़ के आए हो, लेकिन जो मेरे जैसा बच्चा है वो कह रहा है सर मैं आपकी तरह हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे आता है, मुझे समझ में आ गया है। नहीं नहीं सर, मैं आपके स्टेज पे जब था तो आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा। हाँ हो सकता है मुझे भी नहीं समझ में आया होगा। तो चलो आ जाओ, तुम्हें बता देता हूँ कि देखो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला था? अगर जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एग्जांपल मैंने बाइक का दिया कि 2.5 लाख का लिया, अब उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, तो वो तो आप मैक्स टू मैक्स सोचोगे ना कि उससे कितनी वैल्यू है, मतलब उसको बेचने से कितनी वैल्यू मैक्स टू मैक्स मिल सकती है। इसीलिए विच एवर इज हायर का कॉन्सेप्ट है। आप मैक्स टू मैक्स जाओगे ना कि ये इतना मिल सकता है भाई, रिकवरेबल अमाउंट, कम से कम पे नहीं जाओगे।
मतलब जो एक्चुअल है वो देखोगे ना आप कि इतना मिल सकता है। तो देखो फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या होता है कि जो आप एक्सपेक्टेड है कि भाई इतना प्राइस तो मिल जाएगा, मतलब आपको लग रहा है कि 50,000 तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको बेचने के लिए भी कुछ खर्च हो, तो नेट नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआरवी आपको ले दे के देखना है, मतलब रिकवरेबल अमाउंट मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कर लो, ये एक यूनिट है, आदि मानो नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब फेयर वैल्यू में से आप कॉस्ट टू सेल घटा लोगे। एक आपके बुक्स में एक बहुत ही मस्त एग्जांपल शायद दिया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है, कहीं क्वेश्चन पूछा था कि आप वही बाइक का, इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि उसी में था, जैसे मान लो आपको बाइक का देखना है, आपने चालान वालान भी करवा दिया है बाइक का, बिना हेलमेट के चला रहे थे, एक पैर पे चढ़ा रहे थे, हाँ तो ऐसे वैसे आप कारीगरी उसमें किए हुए हो जिससे बाइक पे 10,000 रुपए का चालान भी है। अब तो जाहिर सी बात है कि जिसको भी आप खरीदोगे वो तो पूरा क्लियर करके ही ट्रांसफर होगा ना, बाइक का ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर तभी होता है जब बाइक के सारे सेटलमेंट ड्यूज सारे क्लियर हो जाते हैं, तो वो तो जो करंट ओनर है वही देगा ना, खरीदने वाला तो देगा नहीं। तो आप उसको भी सेटल करोगे, तो 50,000 में से वो 10,000 आप माइनस करोगे, ये तो सर लायबिलिटी हो गई एक तरीके से। लेकिन कॉस्ट टू सेल आपको मालूम है क्या होता है कि बेचने डायरेक्टली जो आपको बेचने के लिए जो वो खर्च करने पड़ते हैं, जैसे हो सकता है कमीशन भी आपको किसी को देना पड़े, कोई बड़ी प्लांट है उसको कमीशन देना पड़े, या प्लांट को रेडी करने के लिए सेल करने के लिए उसको दुल्हन की तरह सजाने के लिए, सर आप एकदम मूड में हैं आज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, एग्जाम्पल ही ऐसे ऐसे निकल रहे हैं आज की, क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सर ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि फेयर वैल्यू क्या होता है। सर फेयर वैल्यू होता है इज अ प्राइस टू सेल एन असेट्स और ट्रांसफर लायबिलिटी, मतलब असेट्स को बेचने के लिए या लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए। सर कॉस्ट टू सेल क्या होता है, सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो और खर्च लगते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए, बेचने के लिए जो खर्च आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है सर। सर वैल्यू इन यूज क्या होता है सर? सर वैल्यू न्यूज एक नया टॉपिक अब बता दिए सर। वैल्यू न्यूज क्या होता है? वैल्यू न्यूज के पहले कैरिंग अमाउंट देखो क्या होता है, बुक्स में जो हमारी आती है वैल्यू वो कैसे आती है, बुक्स में हमारी जो बुक वैल्यू, जो ओरिजिनल बुक वैल्यू रहती है, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं, और एनी इंपेयरमेंट लॉस अगर है तो वो हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाती है। सर अभी तो आप बता रहे हो इम्पेयरमेंट लॉस तो अभी माइनस करके ना आएगा, अभी तो केवल इतना ही पार्ट है ना। अरे बच्चों है पार्ट, लेकिन ये इम्पेयरमेंट लॉस भी तो माइनस कर दोगे तो वो तो जो वैल्यू आएगी वही तो बुक्स में जाएगी, तो वो भी तो हमारी कैरिंग वैल्यू ही होगी ना। आप समझ रहे हो? आप कंपेयर किससे करोगे, बुक्स में जो ऑलरेडी कैरिंग वैल्यू दिख रही है उस वैल्यू से, और उसका रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। सर वैल्यू इन यूज क्या होता है सर? बार बार आप वैल्यू इन यूज बोल रहे हो। देखो वैल्यू इन यूज क्या होता है, और पहले जो लिखा है उसको छोड़ दो, मैं आपको बताऊं वैल्यू इन यूज क्या होता है। जैसे मान लो कोई प्लांट है, कोई छोटी मोटी प्लांट है, जैसे मान लो आपको पता है मैं बनारस में रहता हूँ, हाँ इसीलिए मैं गा रहा था, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। मसान की होली होती है यहाँ पे, कभी आके देखो, मजा आ जाएगा आपको। तो देखो आपने कोई मशीन ली रखी हुई है, उसकी कैरिंग वैल्यू है, उसकी कैरिंग वैल्यू 1 लाख रुपए है। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में अगर आप उसको बेच रहे हो, अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपको 90,000 रुपये मिल रहा है। कॉस्ट टू सेल उसको बेचने में आपको 5,000 रुपये कॉस्ट टू सेल लग जाएगा। तो यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया सर? ये अगर देखा जाए तो 85,000। और वैल्यू इन यूज क्या होता है कि इस असेट्स को अगर आप आगे यूज करोगे तो आपको कितनी कमाई हो सकती है, उसकी करंट वैल्यू। सर आप क्या बोल दिए सर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बोल रहे हो यार, एफएम पढ़ के आए हो ऐसी बात कर रहे हो। उस असेट से कितने उसकी कमाई हो सकती है सर, ऐसे तो वो पता नहीं कितने सालों तक, ऐसे नहीं होता है बच्चों, उसकी लाइफ होती है। मान लो कि इसकी लाइफ रिमेनिंग 5 ईयर है, और ये बोल रहा है हर साल ये 20-20 हजार रुपए कमा के दे सकती है। तो सर अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% ले ले, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% ले ले, 0.909,
0.826 और पता नहीं, देख लेते। 1 / 1.1, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। ऐसा करते हैं ना, इसको 10 ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर? क्योंकि वो ना इजी पड़ेगा कैलकुलेट करने में। अभी अभी क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ मत तुम लोग। ठीक है, ये कितना हो गया? 90,900, 82,600, 75,100, 68,300, 62,000। और ये हो गया 1 2 3 4 5। पांचवें साल में ये असेट्स रियलाइज होगी, वो भी आप ले लो। उस असेट्स को बेचने से जो पैसा आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू उसकी 5,000 रुपए है, वो भी ले लो सर। वो भी जाएगा 5वें साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो ये सर, सर ये कैसे होगा सर? अरे क्या इसमें क्या करना है यार, मल्टीप्लाई करो ना 3,100। तो सर आप इसको जोड़ लीजिए पूरा, 3,100, 62,000, फिर 68,300, 75,100, 82,600, 90,900। सर 3,82,000 रुपए। माय गॉड। तो सर, सर इसकी फेयर वैल्यू ले कॉस्ट टू सेल कितना है सर? 85,000। और उसकी ये कितना है सर? 3,82,000 रुपए। विच एवर इज हायर, हम लोग कितना लेंगे सर? सर हम लोग कितना लेंगे सर? 85,000 और 3,82,000। सर ये बहुत ज्यादा है। तो दोनों में से जो हायर लेंगे, 3,82,000 रुपए आप लेंगे। सर लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ आप असेट्स की वैल्यू 1 लाख अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, और यहाँ आप कितना दिखा रहे हो कि 3,82,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने बुक्स में ज्यादा नहीं लिया है, तो यहाँ पे कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। अगर यही हमारी बुक्स में जो वैल्यू होती 1 लाख ना होके 4 लाख रुपए होती, तो हमारी इंपेयरमेंट लॉस कितने से हो जाती? 4 लाख में से 3,82,000 रुपए घटा लेते हैं, तो 18,000 रुपए की हमारी इंपेयरमेंट लॉस हो जाती। सर आप क्या कह रहे हैं सर? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या बताएं सर? अरे मैं क्या बताऊं यार, हर चीज मुझसे पूछ लेते हो तुम लोग। सर हमने पैसे, अरे पैसे दे, यूट्यूब पे क्लास देख रहे, पैसे दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय दिया है सर, हमने समय दिया है आपको, आपको समझाना होगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, सब सब फेयर वैल्यू तो तुम्हें पता है ना क्या होता है, कि वो एक्सपेक्टेड प्राइस है जो आपको लग रहा है कि इतने में बिक जाएगी। लेस कॉस्ट टू सेल भी पता है कि जो खर्चे हो जाते हैं और डायरेक्टली उससे रिलेटेड होगा, वो भी हम घटा लेंगे उससे। केवल इससे इससे घटाएंगे, अब इससे मत घटा देना, क्योंकि वो कॉस्ट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होना चाहिए, क्योंकि उतना उसको। अरे यार तुम सोच रहे हो कि 1 लाख में बिक जाएगी, लेकिन कमीशन भी देना है 1%, तो 1,000 माइनस करोगे ना यार, 99 ही ना आपको मिला। और दूसरा वैल्यू इन यूज क्या होता है? वैल्यू इन यूज, अगर मतलब उसको यूज करने से उसकी कितनी वैल्यू है। तो 5 साल तक का हमने लाइफ लिया, और 5 साल का ही प्रोजेक्शन इसमें लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इंडिया 36 आपको बोला भी हुआ है कि बच्चों आपको 5 साल का ही प्रोजेक्शन लेना है, अनलेस लॉन्गर पीरियड जस्टिफाइड ना हो। तो इसीलिए 5 साल का तक ही लेते हैं, अनलेस मतलब जो उसकी लाइफ है वो तो कंसीडर करेंगे ही, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। तो अभी मान के चल रहे हैं कि बच्चों 10-10 हजार रुपए हर साल ये कमा के देगा। 10% की रेट से मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो 3,82,000 रुपए आ गया। अब 3,82 और 85,000, विच एवर इज हायर, तो 3,82 हो जाएगा। तो 85, अब 3,82, अब अगर असेट्स की वैल्यू है 4 लाख, तो भाई 18,000 का तो इम्पेयरमेंट हो गया। तुम्हें समझ में आएगी नहीं? बताओ, तुम बताओ। नहीं, तुम खुद बताओ। बोलो, बोलो, बोलो।
चलो, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। सर हमें समझ में नहीं आया, ऐसे बोलोगे यार। सर हमें समझ में आ गया, आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा देख ले रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, एक बार बस देख लो। गुड, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हम्म, तो देखो आ जाओ क्या लिखा है। सर लिखा है, सर क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम द असेट्स। फ्यूचर की जितनी भी आपकी कैश फ्लो उससे होगी। अब देखो यहाँ कैश फ्लो लिखा है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखा है। तो सर आउटफ्लो क्यों लेंगे सर? अरे यार उससे डायरेक्ट इनकम लोगे ना, आफ्टर रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर। मतलब खर्चे भी तो कंसीडर करोगे माइनस में। नेट कमाई आप लोगे ना, नेट आपको कितना बच रहा है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, अब दोनों जोड़ मत देना। अरे दोनों जोड़ के तुम रेवेन्यू अपनी देखोगे कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं ना। इनकम एक्सपेंडिचर जोड़ दो, नेट प्रॉफिट बना लो ऐसे। ओके सर, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस, डोंट यू डेयर टू कम अगेन, ओके, अदरवाइज यू नो ना व्हाट विल आई डू। ये प्लस ये माइनस, समझ में आया? एक इसी जगह एक क्वेश्चन करा दूं, करा दूं, जैसा बोलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट जस्ट हैपन?
हो गया क्वेश्चन। XYZ Limited carrying a plant and machinery in its books of account of rupees 4 लाख, मतलब 4 लाख की उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में है, और इसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 साल। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर इज, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ नहीं बोल रहा है, एंड ऑफ द ईयर 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट टू सेल द असेट्स इज 10% ऑफ इट्स फेयर वैल्यू, मतलब 10% यानी 25,000 रुपए हो जाएगी। कैश फ्लो दे दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट ईयर का इतना, यहाँ पे लिख लो डिस्काउंटिंग रेट 10%, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। डिस्काउंटिंग रेट आपको जो लेना है वो 10%। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ 5,000, तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। तो सर आप कैसे करेंगे? वही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो वही सेम करना है बच्चों। तो मैं करूँ? पता नहीं क्या हो गया है, लगता है कुछ नस वस खिंच गई है क्या। चलो सही है सब कुछ। वैल्यू न्यूज विच एवर इज हायर, ठीक है। तो अब आ जाओ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? फेयर वैल्यू हमारा कितना था? 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट टू सेल 2.5 लाख का 10%, वो बोला ना 10% फेयर वैल्यू का, तो सर यानी 25,000 रुपए। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये कितना आ गया सर? सर आपका आ गया 2,25,000 रुपए। ठीक है सर। सर वैल्यू न्यूज क्यों घबरा रहे हो, वो भी निकलते ना। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, ठीक है। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ये एट द रेट 10%। सर 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 इवन, ऐसा जरूरी नहीं है, मान के चल रहा हूँ कि हर साल 10,000 रुपये नेट इसको बचता है। 10,000 प्लस 5,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे तो 5,000 ये क्या है, स्क्रैप है, स्क्रैप वैल्यू, यानी कि ये 15,000 रुपये होगा। तो कितना था डिस्काउंटिंग फैक्टर? 909826, वो तो मालूम है, आगे का देख लो। 751683, 909826, 751
683 और 620, तो ये हो गया 90 900, 82 600, 75 100, 68 300, और ये 15,000 मल्टीप्लाई बाई 620 कर लो। कितना हो जाएगा सर? ये जोड़ लेते हैं, इधर किया हो ना मैंने, तो लो निकाल लो। 62,000 और 3,100, 65,100। सर ये हो गया 65,100। तो सर ये टोटल कितना आया था हमारा? प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना आया था सर? 3,82,000 रुपया। तो सर ये हमारा कितना हो गया सर? 3,82,000। अब सर आ जाओ। सर कैरिंग अमाउंट कितना था? 4,00,000। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमने कितना निकाला है? 2,25,000। 2,25,000 और 3,82,000, विच एवर इज हायर। तो सर हमारा कौन सा होगा सर? 3,82,000। तो सर अब किससे कंपैरिजन होगा? 4,00,000 और इससे कंपेयर होगा। तो क्या इम्पेयरमेंट लॉस है क्या बुक्स में? बुक्स में बुक्स में जो वैल्यू है वो 4,00,000 रुपए है। कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट है इतना, और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 3,82,000। तो सर बुक्स में वैल्यू ज्यादा है, मतलब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो देन इम्पेयरमेंट लॉस है। कितना इम्पेयरमेंट लॉस है? 4,00,000 माइनस 3,82,000 इम्पेयरमेंट लॉस। तो कितना आ गया सर? 18,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया सर। समझ में आया बच्चों? हम्म। और नोट कर लो। देवतलू। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजे से पढ़ लेंगे हम लोग इसको। होल्ड कर लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम्हें समझ में आना ये टॉपिक, मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? सर बस आपको ये देखना है कि असेट्स की वैल्यू बुक में ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो आप उसका इम्पेयरमेंट लॉस करके उसको उसकी असली जगह दिखाओगे। खेले मसाने में होली दिगंबर। चलो आ जाओ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले तो था कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। व्हेन assets is greater than assets recoverable amount is lower than its carrying amount, then there is a impairment loss। तो सर हमें पता कब चलेगा कि ऐसा है? तो देखो दो है, आपको हर साल इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या कुछ ऐसा हुआ है कि इस असेट्स की वैल्यू जितना हमने बुक्स में दिखाई है उतना नहीं है, उससे कम है। आपको हर साल ऐसा चेक करना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हैं, हर साल क्यों चेक करेंगे? अरे बच्चों नहीं चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा? देखो क्या लिखा है, एन असेट्स इज इम्पेयर्ड व्हेन इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। मतलब आपके कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, जितना की औकात नहीं है उतना की वैल्यू उसको दे के रखे है। इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। ग्रेटर देन क्या है सर? ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो सर आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ये होना ही नहीं चाहिए था, गलती से। अरे वो यार वो क्या बताऊं। ठीक है, ओके सर।
फिर देखो क्या लिखा है, एन एंटिटी शैल असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड दैट वेदर देयर आर एनी इंडिकेशन एग्जिस्ट that entity if any indication exists then entity is required to go for impairment test. अगर आपको हर साल इंपेयरमेंट नहीं करना है, आपको उसका देखना है कि क्या ऐसा कुछ इंडिकेशन है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ है जिससे आपकी मार्केट वैल्यू एसेट्स की बहुत कम हो रही है, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों का वो होता नहीं ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैनर ऑफ यूज, ऐसा उसने आपको वाहियात चलाया, बहुत सारी चीज हो सकती है, कोई ऐसा इंडिकेशन है, बहुत सारे इंडिकेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडिकेशन आप उसको देखोगे। लेकिन कुछ कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जिसको हर साल टेस्ट करना है चाहे इंडिकेशन हो या ना हो। सर टेस्ट करने का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दे? नहीं, टेस्ट करने का मतलब देखना है। तो अरे यार देखोगे भी कब? जब कोई आपको इंडिकेशन आएगा ना तब आप ये सब वैल्यू वैल्यू निकालोगे। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसमें आपको इंडिकेशन देखना ही नहीं है। सर ऐसे कौन से एसेट्स? अरे यार इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि बच्चों जो इनटेंजिबल एसेट्स है और उसमें भी जो इनडिफाइनाइट लाइफ है, इंटेंजिबल एसेट्स तो हर साल अमोर्टाइज होती है, लेकिन जो इनडिफाइनाइट लाइफ होती है वो तो जिंदगी भर पड़ी ही रहती है खामो खा। तो उसको हर साल देखना है कि क्या ये एसेट्स उतनी की है अभी भी कि नहीं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सारे तो इसमें तो कुछ लिमिटेड लाइफ होती है, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसमें अनलिमिटेड लाइफ है। जैसे देखो कौन कौन से एसेट्स ऐसे हैं, इंटेंजिबल एसेट विद इनडिफाइनेड यूजफुल लाइफ, मतलब वो एसेट्स आपके बुक्स में अनगिनत सालों तक रहेगी। तो आपने उसको अगर 1 करोड़ रुपए वैल्यू दी हुई है तो आप उसको हर साल देखोगे ना कि ये अभी भी है कि नहीं है। गुडविल आप आपने दी हुई है 50 लाख रुपए, और जो है यहाँ पे आपके ऊपर पुलिस केस हो गया है, ऑटोमेटिक गिर जाएगी। कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स नॉट अवेलेबल फॉर यूज, कोई कोई एसेट्स आपको में रखा हुआ है वो है तो, लेकिन वो यूज में नहीं है, खत्म हो गई है, मतलब है लेकिन नॉट अवेलेबल, नॉट इन यूज। तो सर ये सारे, ये और गुडविल अक्वायर इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल तो पड़ी रहती है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो ये सारे एसेट्स खामोखा आपके बुक्स में पड़े हुए हैं। तो आपको इसके लिए टेस्ट नहीं करना है, मतलब इसके लिए आपको इंडिकेशन का वेट नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। क्या अभी भी इंपेयरमेंट नहीं करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना है, इंडिकेशन के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि ये खामोखा आपकी एसेट्स में बुक्स में ये आपकी पड़ी रहती है, जो आपकी बुक्स को क्या कर रही है, जो आपकी बुक्स को ओवर स्टेट कर रही है। तो इसलिए आपको इसकी वैल्यू हर साल देखना ही देखना है। ओके सर, देखो क्या लिखा है सर। सर लिमिटेड लाइफ की बात नहीं होती, इनडिफाइनाइट लाइफ। Intangible asset having indefinite useful life and intangible asset not held for use shall be tested as impairment at annually or wherever there are any indication during the financial year apart from annual impairment। देखो हर साल तो करना ही करना है, लेकिन अगर साल के बीच में भी आपको लग रहा है कोई इंडिकेशन आ गया तो आपको उसी समय करना है इम्पेयरमेंट। सर अकाउंटिंग तो हम 31 मार्च को करते हैं, अरे इम्पेयरमेंट की बात हो रही है बच्चों, इम्पेयरमेंट टेस्ट की बात हो रही है, आपको तुरंत इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। डेट डालते हैं अकाउंटिंग का बच्चों, तो ऐसी बात नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल सोचो, अगर उसी समय आपको लग रही है तो आप उसी समय करिए, मतलब एनुअली तो करना ही करना है, बीच में ही कुछ कांड हो गया जिससे आपकी गुडविल की हानि हो गई या गुडविल बहुत ज्यादा आपका हिल रहा है, या इंटेंजिबल ऐसे जो आपने रखा हुआ है जो यूज में नहीं है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो आप उसी समय करो। ठीक है, डिफरेंट इंटेंजिबल एसेट में भी टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइम्स, मतलब अलग अलग एसेट्स को आप अलग अलग टाइम पे यूज कर सकते हो। इंपेयरमेंट शुड बी डन सेम टाइम एट एवरी ईयर, लेकिन अब ऐसा नहीं कि कभी कभी कर दे रहे हो, जून में कर रहे हो तो जून में करो, हर साल, हर साल बोल रहा है कि आपको सेम होना चाहिए, क्योंकि एक आपकी पॉलिसी है कंसिस्टेंट की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसिस्टेंस वाला याद है ना, कि आपको सेम पॉलिसी अपनानी है, तो ऐसा नहीं कि आप बदल बदल करके करो। सर कभी आप कह रहे हैं कि कभी भी करो, कभी आप कह रहे हो कि सेम टाइम पे करो, अरे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने मार्च के महीने में किया तो अगले बार भी मार्च के महीने में करो,
क्यों ऐसा क्यों है सर बच्चों? कंपैरिजन पर्पस, पूरा इंड एस किस लिए आया? कंपैरिजन पर्पस के लिए आया। पिछले साल आपने मार्च में किया सीजन, मतलब मान लो ठंडी में किया, इस बार गर्मी में कर रहे हो, बहुत फर्क होता है। अब छाता को ठंडियों के सीजन में थोड़ी बेचोगे। अम्ब्रेला, छाता, सर हम बेचेंगे सर। हम छाते से सर, हम उससे बचेंगे सर, किससे? सर कोहरा से। अभी मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? तो देखो ये सब असेट्स को क्यों आपको टेस्ट, मतलब इंडिकेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये पड़ी रहती है, इसका कोई एमोटाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसको आपको हर साल टेस्ट करना ही करना है, ताकि ये असेट्स आपकी बुक्स में ओवरफ्लो ना हो। मेरी बात समझो। सर और सारी एसेट्स भी तो पड़ी रहती है, अरे वो डिप्रिशिएट होती रहती है। बस समझ लो ये सारी एसेट्स पड़ी हुई है। इनडिफिनिट लाइफ, नॉट इन यूज, गुडविल एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके सर, समझ गए बच्चों? अरे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ ना, बहुत मजेदार चीज है। अब आज जो बार बार इंडिकेशन इंडिकेशन आ रहा है कि इंडिकेशन होता क्या है। एक्सटर्नल सोर्स से भी होता है, इंटरनल सोर्स से भी होता है। डिविडेंड फ्रॉम जैस, ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो इसकी टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी आप इसको होल्ड कर दो। अभी पहले ये देखो एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स। सर एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? अरे यार, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसके बाद कौन सी आ गई सोचो, कौन सी आ सकती है? सर उसके बाद एक ही तो पार्टी है जो आ सकती है। पार्टी चेंज हो गई, तुरंत तुरंत बहुत सारे चीजों में चेंजेस आ जाएंगे। मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन बहुत सारे डिसीजन चेंज हो जाएंगे। शेयर मार्केट गिरने लगेगा, पता है अडानी जी का बोलबाला है। तो एक्सटर्नल सोर्स पॉलिटिकल पार्टी के चेंजेस से हो जाते हैं। कभी कभी लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, बैन हो जाते हैं कुछ एप्स, जैसे चाइनीज ऐप बैन हो गए। टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो गया, 4G से 5G पे लोग शिफ्ट हो रहा है ना। और लोगों के ट्रेंड में चेंजेस हो जा रहा है, जैसे नहीं अब पहले वायर वाले ईयरफोन होते थे, अब ईयरबड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हम मैं भी यूज करता हूँ लेकिन कम करता हूँ। तो वो ये सारी चीजें हो गए, और भी बहुत सारे हैं। सर इंटरनल क्या हो सकते हैं? इंटरनल से आपको कैसे पता चलेगा? अरे मैनर ऑफ यूज, इस तरीके से यूज कर रहे हो तुम, उसको खराब कर दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, या मान लो आपको लग रहा है कि यार ये इतना कमा के देना चाहिए था, लेकिन इतना देना चाहिए था, इतना ही दे रहा है, इतना देना चाहिए था, इतना ही दे रहा है। मतलब जितना आपने एज्यूम किया था कि ये हमें 50,000 कमा के देगी, 30,000 ही कमा के दे रही है। तो इंडिकेशन कि मतलब इसकी वैल्यू उतनी नहीं है, या खर्च ज्यादा हो रहा है जितना आपने सोचा था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं कि पहला एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल सोर्स में असेट्स की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब ये इसका क्या कारण हो सकता है, इसका रीजन लिख लो। यूज की वजह से या टाइम की वजह से, मतलब आपने उसको इस तरीके से यूज किया कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी से 4G टू 5G हो गया। तो अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लो कि सर 4G से हमारा क्या हो गया, 4G से 5G हो गया। सर मार्केट में चेंज हो गया, मार्केट में मतलब कि जैसे कि ईयरफोन वगैरह मार्केट अब नहीं है, ईयरबड्स हो गए। लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो गए, लीगल इन्वायरमेंट मतलब उसको बैन कर दिया गया, कुछ ऐप्स को बैन ऑन ऐप बैन कर दिया गया, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है यार, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि आप इतना ही बस कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हो? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं लीगल एनवायरनमेंट का, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या था कि बनारस में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, इतना ट्रैफिक है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप आए हो तो आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ पे वैसे हर शहरों में वैसा होता ही है, लेकिन यहाँ पे टोटो वाली जो सर्विस है ना, तो उनको ये किया गया कि भाई आप पूरे शहर में नहीं चला सकते। सबका रूट डिसाइड कर दिया गया है। सारे टोटोस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उनको
एक एक कलर दे दिया गया है कि तुम रेड वाले हो तो तुम इस एरिया में चलाओ, तुम येलो वाले हो तुम इस एरिया में चलाओ। क्योंकि ये सारे एक ही सब जगह चलाते हैं तो बहुत ज्यादा रश होता है, और लीगल इन्वायरमेंट तो उससे उनकी क्या होगी, उससे उनकी अर्निंग बहुत कम हो गई, उससे उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा कम हो गई। तो ये भी आप कह सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेके बोल रहा है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आप लेते हो, जैसे पहले अगर आप 10% ले रहे हो, अब आप 15% ले रहे हो। 10% आपको कितना रहा था, 0.826, और अगर मान लो यही अगर आप 15% लेते हो तो आपको कितना आएगा देखो, डिवाइडेड बाई 1.15, 0.869। तो अभी कितना आएगा, 86,900। जैसे मान लो 10,000 रुपये है, 1 लाख रुपए है, और यहाँ पे कितना आएगा, 82,600। हे एक बात बताओ, मैंने 82,600, मैं 82,600 लेके चल रहा था क्या, 10 ही चल लिया था मैंने। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसको 1 लाख ले लो। सॉरी 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 भाई, 1,05,000, तो ये कैलकुलेशन सारा चेंज हो जाएगा क्या। अरे मेरे बच्चों, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। तुम लोग चिल्ला रहे थे क्या उस समय, रुक जाओ देख लो तो। 65,100, सही है सही है। आई एम सॉरी। देखो मैं देख के नहीं पढ़ाता हूँ, ये प्रूफ है इस चीज का। हाँ सर, उसमें भी गलत किए होंगे। अरे यार तुम लोग चुप हो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम लोग। ठीक है, दे तुमको क्या पूरा दिखा दूं क्या, कुछ नहीं है, टेबल है, लैपटॉप है, बस इसी को पढ़ा रहा हूँ मैं। सर कुछ कुछ टीचर देख के पढ़ाते हैं क्या, जाने तो बोल दूंगा, विवाद हो जाएगा। हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, मतलब 10% मैंने आपको बोला कि 15% हो गया। तो सर ये भी एविडेंस है कि आपका वैल्यू इन यूज चेंज हो सकता है। देखो देखो देखो, पहले आप 10% यूज कर रहे थे तो आपका 82,600 आ रहा था, आप 15% यूज कर रहे हो तो 86,900 आ रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स इज, इफ नहीं है भाई, इज ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आप जो बुक्स में वैल्यू लेके चल रहे हो वो कम है मार्केट वैल्यू से, मतलब उसके मार्केट वैल्यू से कम है यार, टू डू एनी रीजन। तो समझ में आया एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स, फिजिकल डैमेज हो गया, लड़ गई आपकी गाड़ी, आग लग गई, फायर, हाँ, और ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया कोई, तो ये भी सारे रीजन हो सकते हैं। मैनर ऑफ द एसेट यूज और टू बी यूज, जिस तरीके से आपको यूज करना है, जिस एरिया में आपको यूज करना है, वाहियात तरीके से आपने बाइक चलाई, ड्राइव किया आपने, सॉरी सॉरी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था वैसी नहीं मिली, बहुत खर्चेलू है, फायदा कम देती है, बुलेट की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस मोर देन एस्टिमेटेड, बहुत तेल पी रही है भाई साहब, एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा और उठो, कि मतलब खर्च बहुत ज्यादा लग रहा है मेंटेनेंस में, ठीक है, जितना सोचा था। नेट कैश फ्लो वर्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो इनकम हो रही है जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हो रही है, वर्स। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो, और मतलब क्या हुआ, कैश फ्लो में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, और इंक्रीज इन बजटेड लॉस इन फ्यूचर एज वेल, मतलब आपको भविष्य में भी लग रहा है कि भाई ये नहीं चल पाएगी। तो ये सारे रीजन हमारे हो सकते हैं। ठीक है सर, हम समझ में आ गए सर। अभी आप इसको होल्ड कर दो, होल्ड, बोलो तो पढ़ा दूं, ऐसा कुछ वो 30 मिनट का नहीं, आओ पढ़ा ही देता हूँ, इतना क्या है, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। डिविडेंड फ्रॉम जेस, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी, इन तीनों लोगों से आपको डिविडेंड मिला, तो इससे कैसे पता चलेगा सर, आओ बता रहा हूँ। देखो, कोई कंपनी है एच होल्डिंग,
इसकी सब्सिडरी है एस। ठीक है, ये मुझे डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड इसने कितना बांटा, 1 लाख रुपए, और इसका खुद का रिजर्व 50,000 रुपए का है। डिविडेंड 1 लाख रुपए बांट रही है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है। देखो लिखा है डिविडेंड एक्सीड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द जैस। मतलब जो भी जॉइंट वेंचर एसोसिएट है, सब्सिडरी है, इसकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम है, टोटल ओसीआई जो है, टोटल आपकी ओसीआई है, कितना है, कम है डिविडेंड, जितना जितना डिविडेंड आप दे रहे हो दूसरा वाला। अरे यार, सोचो ना यार, तुम उसकी औकात ही नहीं है और उतना डिविडेंड दे रही है, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, कंपनी की औकात उतनी नहीं है। दूसरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसएफएस एक्सेस एक्सेस कैरिंग अमाउंट इन सीएफएस ऑफ द इन्वेस्टेड नेट एसेट। सर ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। ये क्या बोल रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसएफएस, मतलब मान लो ये एस का बुक्स है, इसका इसका जो जो आपने इन्वेस्ट किया है इसमें, मतलब आपने इसमें जो इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने मान लो इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, एस में आपने किस में इन्वेस्ट किया, एस में आपने इन्वेस्ट किया, मतलब कोई राम है, राम ने इन्वेस्ट किया किसमें, एस में, वो ज्यादा है, वो आपने जो वैल्यू इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, वो ज्यादा है किससे, सीएफएस ऑफ द इन्वेस्टी इन्वेस्टी नेट एसेट्स। मतलब इसका जो सीएफएस यानी कि जो एच का सीएफएस बन रहा है, उसका जो नेट एसेट्स है, मतलब इसमें इसका जो नेट एसेट्स जा रहा है, सीएफएस तो जाएगा ना यार इसकी नेट एसेट्स, इसका नेट एसेट्स जा रहा है वो कितना है सर, 90,000 रुपए। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए और उसकी खुद की जो एसेट्स है वो 90,000 रुपए की है। आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, अब उसकी खुद की एसेट्स की वैल्यू आ गई है 90,000 रुपए। तो देखो उसकी औकात कितनी आ गई है। तो ये आपको इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? पहला तो डिविडेंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से ज्यादा बांट रहा है, ओसीआई से बांट रहा है, कैपिटल रिजर्व से बांटेगा नहीं तो ओसीआई से दे रहा है, और ओसीआई बहुत कम है, डिविडेंड डिविडेंड से कम ओसीआई है। मतलब गल्ले में उतना पैसा है नहीं जितना बांट रहे हो। कहां से बांट रहे हो, लोन लेके बांट रहे हैं। अच्छा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द, और जो आपने जो उसमें इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया और उसकी खुद की नेट एसेट्स की वैल्यू 90,000 है। इंडिकेट इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इंडिकेशन है का, ये इंडिकेशन है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट करो, ये सारे वैल्यूएशन करो एसेट्स की। समझ गए आप? ठीक है सर, हम पूरा समझ गए सर, बहुत अच्छे से समझ गए सर, पक्का ना? चलो एक बार और देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। ओ मेरे भाई, सब कुछ सही चल रहा है? बस करूँगी आज, थोड़ा उतना नहीं हो रहा है वो। चलो मैं आता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। थोड़ा एक कप चाय की मुझे जरूरत है, मुझे लग रही है।